मैं संजय जी चाहूंगा कि आप मेरे साथ आए अगले सवाल के लिए, प्लीज जरा आइए, मगर जोरदार तालियां हो जाएं। बड़ा मैं चाहूंगा आप जरा करीब से देखें, इसलिए आप जरा देखिए अगला सवाल, और तालियां जोरदार होनी चाहिए। सवाल प्ले करिए जरा यहां पर। यह सवाल जो है ये है, संजय जी सच्चा कौन है, राजा हरिश्चंद्र या अरविंद केजरीवाल जी? देखिए राजा हरिश्चंद्र की बात जब आप कह रहे हैं, उनकी तो कहानियां हम लोग पढ़ते हैं ईमानदारी की, और एक राजनेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी को हम सारे लोग जानते हैं, अनक्वेश्चन्ड है। कोई भी इनकी ईमानदारी पर कोई सवाल उठा नहीं सकता, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये तुलना करना ही गलत है। आज के समय के राजनेताओं से आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। देखिए वो तो इजी सवाल मैंने आपको दे दिया था। नहीं तो अभी भी लाइए। ठीक है, आइए संजय जी, जोरदार तालियां हो संजय जी के लिए। अब कुछ सवाल भी है मेरे पास, लेकिन अभय जी वैसे आपने बोल दिया अरविंद जी राजा हरिश्चंद्र से बेटर है आज के दौर में, लेकिन अभय जी सवाल आपका। संजय जी, जब आम आदमी पार्टी बनाने की योजना बन रही थी तो मुझे याद है कि मैंने एनडीटीवी पर इस बात पर बहस करते हुए कहा था कि ये पार्टी कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे मेरा अनुभव था कि आंदोलन से निकली हुई पार्टियां जो हैं वो कामयाब नहीं होती हैं बहुत सी। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी कभी कामयाब नहीं होगी, लेकिन आप लोग कामयाब हुए और असाधारण रूप से कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं गलत साबित हुआ उसमें। लेकिन एक बात तो मैंने देखी है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की, जीतने की, या राज्यों की राजनीति में पैठ बनाने की मैं तो कुशलता आप लोगों ने हासिल कर ली है। ये आपने साबित किया है कई जगहों पर। कहीं आप कामयाब हैं, कहीं अर्ध कामयाब हैं, कहीं बिल्कुल कामयाब नहीं है, लेकिन आपको लगता है आगे जाके आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा तिलिस्म है जिसको आप बिल्कुल नहीं वेद पाए हैं, और वो है लोकसभा का चुनाव। देखिए, मैं अगर थोड़ा पहले से शुरू करूं तो मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार चाहते हैं। एक अस्थिरता का माहौल लंबे समय तक इस देश के अंदर रहा, खास तौर से 90 के दशक में सरकारें बनती थी, गिर जाती थी। उसके बाद राज्य में कई सारी पार्टियां जन्म लीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग राज्यों में पार्टियां बनी। आरजेडी का उभार हुआ, जेडीयू का उभार हुआ, बीजेडी का उभार हुआ, तेलंगाना में टीआरएस का उभार हुआ, अभी राजशेखर रेड्डी जी की वाईएसआर की पार्टी का उभार हुआ। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग छत्र पैदा हो गए और वहाँ की राजनीति में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई मजबूत। लेकिन जब आप लोकसभा के चुनाव को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि राज्य के चुनाव में लोगों के वोट करने का पैटर्न अलग है, और लोकसभा के चुनाव में लोगों के वोट करने का तरीका और पैटर्न बिल्कुल अलग है। दिल्ली में हमको 67 सीटें देते हैं, लोकसभा में नहीं देते। अभी 62 सीटें हमारी आई हैं। अभी 2024 का चुनाव अगर सरकार के भ्रष्टाचार, उनके महंगाई के सवाल, उनके किसानी के सवाल, इन सवालों पर अगर वोटिंग हुई तब तो विपक्ष की पार्टियां जहां जहां लड़ रही होंगी उनको फायदा होगा और जीतेंगे। और अगर ये चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया, जो अब तक मुद्दा रहा है वही मुद्दा रहा, नॉन इश्यूज ही अगर इश्यूज रहे तो आप कह नहीं सकते कुछ। नहीं, ये तो बात आपकी सही है। लोकसभा और राज्य के चुनाव में अभय जी वोट करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आपकी बात सही है कि स्प्लिट वोट की परिघटना आ गई है जी। तो मैं जानना ही चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी को वोटर लोकसभा लायक पार्टी नहीं मानते कि आप पूरे देश में चुनाव जीत के सरकार नहीं बना सकते, तो ऐसी पार्टियां फिर गठजोड़ राजनीति के जरिए लोकसभा के चुनाव में हस्तक्षेप करती हैं। अगर आप खुद नहीं अकेले जीत सकते तो आप गठजोड़ बना के जीतिए या गठजोड़ बनाने में सहयोग कीजिए, लेकिन आप वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जिम्मेदारी होती है जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। गठजोड़ की राजनीति को देश भर में कैसे विस्तार देना है, ये तो ये दो बड़ी पार्टियां अपने अपने जिन जिन दलों के साथ उनको जाना है वो तय करेंगी। हम तो किसी गठबंधन का हिस्सा है नहीं, ना यूपीए का, ना एनडीए का। हम तो आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि एक मुलाकात नीतीश कुमार जी की, जिस मीटिंग में भी मौजूद था, केजरीवाल जी से हुई उनके आवास पर। उसके बाद दोनों लोगों ने प्रेस में आके ये बयान दिया कि भाई मौजूदा जो सरकार चल रही है इसके खिलाफ सबको लामबंद होना चाहिए। संजय जी, किस रूप में होना चाहिए, होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिया है निशान जी, ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव के बाद एक फार्मूला दिया है कि जहां जो ताकतवर है
उसके मुकाबले दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार न खड़ा करे। तो ये मैंने उस फार्मूला को ऐसे पढ़ा है, जहां जो ताकतवर है, तो इस फार्मूले के इर्द गिर्द आपको लगता है कि कुछ विपक्षी एकता बन नहीं, सकती है? निकल अभय जी निकल सकता है। मैं कह रहा हूं तो वो खुद ही तय करेंगे बैठ के कौन सा ताकतवर कैसे है। होगा, कहाँ कौन ताकत। लेकिन मैं कह रहा हूं- लेकिन मैं कह रहा हूं- आपने जो अभी कहा, मैं कह रहा हूं इससे निश्चित रूप से इस फार्मूले से परिणाम निकल सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए जो दूसरी पार्टियां हैं वो तैयार होंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपने जो अभी क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार होगी कि जहां पे टीएमसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो वहां वो ना लड़े? क्या आरजेडी जहां लड़ रही हो या जेडीयू जहां लड़ रही हो वहां कांग्रेस ना लड़े? क्या इस आपकी पार्टी तैयार होगी कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं आप नहीं खड़ा करें? जिस दिन ये फॉर्मूला तय होगा और सामने आएगा, आप हमसे जवाब पूछिएगा, निश्चित रूप से आपके इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आपने अभी कई बार ये कांग्रेस का फॉर्मूला नाम लिया तय तो हो। संजय जी, आपने कई बार कांग्रेस का नाम लिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ये मानते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का एक बिग ब्रदर रोल है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑपोजिशन पार्टी को? बिग Yes, ब्रदर जितने भी रोल, alliance। बिग ब्रदर रोल होना एक अलग बात है और निभाना एक नहीं, लेकिन आपको अलग लगता बात है कि रोल होगा उनका वो? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि अहंकारों से लवरेज पार्टी है कांग्रेस पार्टी। बुरा मत मानिएगा इस ठीक है। बात को, मैं एकदम खुले शब्दों में कह रहा हूं। उनके यहाँ किसी चीज को तय करना इतना मुश्किल का काम है। छोटा सा एमसीडी का उदाहरण मैं दे रहा हूं दिल्ली का। सारे नेताओं से बातचीत करने के बावजूद एक एमसीडी में जहां पे उनके 9 सीटें जीती थी, बीजेपी जीत जाए मंजूर है, लेकिन 9 सीटों का समर्थन हमको देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। चंडीगढ़ आप देख लीजिए, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, मेयर के चुनाव में उनके पास 6 सीटें थी, वहां बीजेपी जीत जाए उनको मंजूर है, आम आदमी पार्टी ना जीतने पाए, वो 6 सीटों का समर्थन देने के लिए तैयार नहीं। एक भ्रमित, एक कंफ्यूज्ड, एक ऐसी पार्टी जिसको डिसीजन मेकिंग ना आए, तो फिर वो उसके साथ क्या अभी आप बात कर सकते हैं? ठीक है, इसलिए ज्योति ये इन चीजों पे उनको क्लियरिटी करनी पड़ेगी। बिग ब्रदर खाली कह देने से वो बिग ब्रदर थोड़ी हो जाएंगे। बिग ब्रदर के रोल के लिए दिल भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। और कैसे आप सबको साथ ला सकते हैं उसकी योजना आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है। संजय जी, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि जो भी उधर उस पार्टी के अंदर कोई भी काम हो, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है। चाहे कुछ भी कोई भी काम हो, सेंट्रल विस्टा का हो, G20 का हो, वो तो खैर देश के प्रधानमंत्री हैं ही। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल का नाम हर आम आदमी पार्टी के लीडर की जुबान पे है। जो भी आप कहें, ये अरविंद केजरीवाल की वजह से, पूरा क्रेडिट आप अरविंद केजरीवाल को देते हैं। तो क्या, और ये इल्ज़ाम मैं लगा रही हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के छोटा मोदी बन गए? ये मेरे ख्याल से गलत आकलन है। अरविंद केजरीवाल की तारीफ किस मामले में होती है कि उन्होंने एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, जिसको ट्रंप की पत्नी भी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। उन्होंने एक फ्री बिजली का मॉडल दिया, फ्री स्वास्थ्य का मॉडल दिया। तो निश्चित रूप से अगर एक व्यक्ति के, एक नेता के काम की चर्चा हो रही है तो एज ए लीडर, अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 बार से चुन के उनको लोग बना रहे हैं, तो उनकी चर्चा करनी चाहिए और करने में कोई बुराई नहीं। वो बात अधूरी रह गई। 14 फोन्स आए, सिम कार्ड आए, कई चैट जो थी वो सामने आने की बात कही जा रही है। एक शिक्षा मंत्री को इन सब चीजों की जरूरत क्या है? देखिए, ऐसा है कि एक शिक्षा मंत्री को अगर आप इस बात की सजा दे रहे हैं कि वो अच्छी शिक्षा क्यों दे रहे हैं, इस बात की सजा अगर आप दे रहे हैं कि दिल्ली के लाखों बच्चों का वो भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इसका क्या जवाब दूं मैं? लेकिन मनीष सिसोदिया के घर पे ये फोन, सिम कार्ड सर, का सुन लीजिए। कनेक्शन शराब घोटाले से जोड़ा जा रहा है, शिक्षा से नहीं जोड़ा जा रहा है। सुन तो लीजिए, मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। मनीष सिसोदिया के घर पे 14 घंटे छापेमारी, मनीष सिसोदिया के गांव में छापेमारी, मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की छापेमारी, मनीष सिसोदिया के दफ्तर की छापेमारी। एक आदमी ने अगर बेईमानी, भ्रष्टाचार किया, कुछ तो मिलता, कुछ तो निकलता उसके पास, 1-2 लाख रुपए कुछ तो मिलता। जांच किए जा रहे हैं आप। 14 फोन किसके? उनके सराउंडिंग्स, उनके घर में काम करने वाले लोग। एक घर में अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसके घर में 14 फोन आपको एक्टिवेट नहीं मिल सकते हैं।
उसको बता दिया, तोड़ दिया, गायब कर दिया। लेकिन सर फर्जी नामों से सिम कार्ड लिया गया, यह आरोप लगाया जा रहा है। ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ मनोहर कहानियां हैं, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। और सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं हूं, जो मैंने फिर इनको नोटिस दिया तो ठीक हुए, नहीं तो उठा के हमें भी अंदर कर देते। संजय जी आप मुझे बताइए, आपके पास ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट से। आपके पास कितने फोन है? एक शिक्षा मंत्री के पास 14 फोन, मतलब थोड़ा समझ नहीं है आता। ना, यही तो आपको बता रहा हूं। मैं आपके टीवी चैनल पे बैठा हूं, अभय जी बैठे हुए हैं, बहन जी हैं, हमारे साथ जावेद भाई हैं और सारे लोग हैं, अवधेश जी, सारे लोग हैं। और इस समय की आपकी सीडीआर की लोकेशन निकाल ली जाए तो निशान जी के पास 12-13 फोन हो गए, और इनका सबका जुड़ा लीजिए तो 100 फोन आपके हो गए फिर तो। ये है जांच, ये जांच है निशान जी। अब ये सवाल खड़ा होता है कि मनीष सिसोदिया जी को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनकी ये नैरेटिव चल रहा है कि उनकी जान को खतरा है। जेल प्रशासन जो है, हम सबको पता है कि वो आपका है। ये नैरेटिव कहां से आ गया कि उनकी जान को खतरा है? आप ही की पार्टी की तरफ से चलाया गया। आप निशान जी, अभी जितनी बड़ी घटना हुई जेल के अंदर, कितना ब्रूटल मर्डर हुआ आपने देखा? सर वो तो घटना कुछ और भी हुई थी, आप ही के मंत्री के पैर दबाए जा रहे थे, वो सब भी हो रहा था। सुन तो लीजिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपने अच्छा एक मिनट, हमारे मंत्री का मजाक उड़ाया। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, अब मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन आइए जरा। आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को खतरा है क्योंकि अभी अभी जो घटनाक्रम घटा है, इधर आइए, लेकिन जेल में आम आदमी पार्टी के जो आपके मंत्री हैं, ये देखिए अब ये कैसे खतरा हो सकता है। ये देखिए अब आप, ये जेल प्रशासन आपके मंत्री की सेवा कर रहे हैं, वो जेल प्रशासन मनीष सिसोदिया के लिए खतरा कैसे हो सकता है? बता दूं आपको, प्लीज वेट। हाँ, वहां आके कि यहां आएंगे? मैं वहीं आ जाता हूं, चलिए बताइए। हाँ, देखिए ऐसा है कि सत्येंद्र जैन से एज ए मंत्री भी आप मिले होंगे। हाँ, कई बार मिले। मेरा आपको सुझाव है कि जब भी वो छूट के आए, एक बार आप उनको अपने स्टूडियो में बुलाएगा। आपको बहुत दुख होगा निशान जी, जो व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु के बाद दूसरे दिन दिल्ली की जनता की सेवा के लिए निकल पड़ा था और जिंदगी मौत से बाहर आया, 37 किलो उसका वेट कम हो गया, 1 साल हो गए, अन्न का एक दाना लिया नहीं उस आदमी ने। ठीक है, नहीं, लेकिन देखिए ये तो मुझे वक्त है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि किसी आदमी को बदनाम करने की आप खूब मुहिम चलाइए। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को ये बात कह रहा हूं कि एक प्रताड़ना की, अत्याचार की एक इंतहा होती है, इंतहा होती है, वो पार कर रहे हैं आप, ये मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन संजय जी एक बात बताइए, एक आदमी मैं को, दो चीजों को एक तराजू में देखने की कोशिश कर रहा हूं। जेल प्रशासन आपका कोरोना है, के बाद सर, कई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में वो चल रहे हैं। जेल प्रशासन आपका है, अगर वो जेल प्रशासन आपके एक नेता की सेवा कर रहा है तो वही जेल प्रशासन कैसे आपके एक और नेता की हत्या के उस सब में एकदम विफल हो जाएगा? वही हो जाएगा, जेल कैसे हो जाएगा? प्रशासन सत्येंद्र जैन से एक व्यक्ति को बात नहीं करने दे रहा है। सत्येंद्र जैन डिप्रेशन में है, वही जेल प्रशासन सर ये जिसको आप हमारे अंडर में कह रहे हैं। ये आप जब बोल रहे हैं तो मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं बगल में। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, वो वीडियो बहुत बार देखा जा चुका है और बहुत सारे मोबाइल्स में भी है। मैं आपको कह रहा हूँ वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे हैं। जब वो जिंदगी मौत से बाहर निकले कोरोना के बाद, उनके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काम कर रहे हैं। 1 साल से उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं लिया है, 37 किलो उनका वेट कम हो चुका है। आप देखेंगे सत्येंद्र जैन को पहचान नहीं पाए। ठीक है।